चलो साइंस 2 विज्ञान सेकेंड में चैप्टर फर्स्ट है आपका आनुवांशिकता और उत्क्रांति। उत्क्रांति, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आनुवांशिकता और उत्क्रांति, इस पाठ को समझेंगे हम, और इस पाठ को समझने से पहले हम इन दो शब्दों के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो शब्द क्या है। तो सबसे पहला है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, जहां तक आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी कहा जाता है इसे अंग्रेजी में, मतलब गुणधर्मों का स्थानांतरण। अब गुणधर्म कहाँ से कहाँ स्थानांतरित होंगे? पेरेंट से बच्चों में, यानी कि हमारे माता पिता के गुणधर्म बच्चों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। इसीलिए जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं, जिस तरह के माता पिता होते हैं, बच्चों के अंदर उन्हीं के गुणधर्म पाए जाते हैं। अब दूसरी बात होती है, दूसरा मुद्दा है आपका उत्क्रांति। उत्क्रांति क्या होता है? उत्क्रांति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इवोल्यूशन। अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहा जाता है उत्क्रांति। छोटी क्लास में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, फिर बंदर से एप हुए, एप से फिर धीरे 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 करके मनुष्यों की रचना हुई, है ना। तो ये जो चेंज होता है, जो ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। बहुत सारे सजीव बहुत करोड़ों वर्ष पहले कुछ अलग तरीके के दिखाई देते थे, फिर धीरे 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 करके उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो है जनरेशन टू जनरेशन होता है, ये तुरंत चेंजेस नहीं होते हैं। आप कहो कि अभी पिछले जनरेशन में बंदर थे और इस जनरेशन में मनुष्य हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे चेंजेस शरीर में पाए जाते हैं, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। जब उत्क्रांति का मुद्दा पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह डिटेल में समझेंगे कि उत्क्रांति क्या होता है। फिलहाल हम आनुवांशिकता की बात करते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। जैसा अभी अभी हमने देखा कि आनुवांशिकता यानी कि माता पिता के गुणधर्मों का स्थानांतरण उनके बच्चों में। जो बच्चे हैं, जिन बच्चों में जो भी गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें वो जब माता पिता से स्थानांतरित होते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी आनुवांशिकता कहलाती है। अब ये आनुवांशिकता कैसे घटित होती है, फटाफट हम लोग 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन कर लेंगे कि आनुवांशिकता घटित कैसे होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। ये रही आपकी कोशिका, ठीक है। कोशिका के विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा छोटी क्लास में कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तंतुकणिका जिसे कहते हैं, फिर हरित लवक ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ऐसे कई इसके अंगक पाए जाते हैं, लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इसका केंद्रक, ठीक है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इसका केंद्रक। हमने फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो बंडल ऑफ डीएनए होता है। हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि इस तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये बंडल ऑफ डीएनए, धागा स्वरूप डीएनए पाया जाता है। कहने का मतलब ये डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? इसी केंद्र में उपस्थित होता है। और यही डीएनए जो होता है वो क्या करता है? इस गुणधर्मों को स्थानांतरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यदि डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर से एक बार कहें डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमने देखा हुआ है कि कुछ ऐसा सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार डबल हेलिक्स का डीएनए होता है। सर्पिलाकार डबल हेलिक्स का डीएनए होता है, और डबल हेलिक्स मतलब इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये ट्विस्टेड होता है, मुड़ा हुआ होता है। और ये सारी चीजें जो इसकी ये चीजें होती हैं, ये सुक्रोज और फास्फोरिक एसिड से बना हुआ होता है, और इसके भीतर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसके भीतर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन युक्त बेसेस भी कहते हैं। इसके भीतर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसे नाइट्रोजन युक्त बेसिस भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 प्रकार के होते हैं। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? एडेनिन, सुना होगा आप लोगों ने, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन।
ऐसे 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हिंदी में नाइट्रोजन युक्त बेसिस कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त भस्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो एडेनिन जो है वो ए अक्षर से दर्शाया जाता है, गुआनिन जी अक्षर से दर्शाया जाता है, थाइमिन टी से और साइटोसिन सी से। आपने ये सारी चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। अब इसकी पेयरिंग होती है, मतलब इसकी बॉन्डिंग होती है, ये बंधते हैं एक दूसरे से। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन से होता है। बंधते हैं मतलब क्या होता है, जब ये पेयरिंग होती है यहाँ पर, तो एडेनिन यहाँ है तो इसकी जोड़ी जो होगी वो थाइमिन होगी। यहाँ पे अगर गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, फिर एक बार यहाँ पे एडेनिन है तो थाइमिन होगा, या फिर थाइमिन है तो एडेनिन होगा। ऐसे जो होता है इसकी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग मतलब बंध बनते हैं। तो ये बंध कौन से होते हैं, जैसा हमने पढ़ा ही हुआ, ये सारी चीजें हमने 9वीं में पढ़ी हुई है। ये दोनों के बीच जो होता है एक बंध पाया जाता है। ये बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये तो है डीएनए की संरचना, मतलब डीएनए के भीतर 3 चीजों से बने हुए होते हैं ये। एक तो होता है शर्करा, जिसे हम शुगर कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसके बाद होता है फास्फोरिक अम्ल, जिसे हम फास्फोरिक अम्ल को पी अक्षर से दर्शाया जाता है। जो ये हेलिक्स है इसकी, जो सीढ़ियों का ये जो आधार है, इनके ऊपर शर्करा और फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग बनती है। और ये बॉन्डिंग किसके बीच बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं किसके साथ में, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं किसकी, 9th में हमने पढ़ा था। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था हमको, कौन से वैज्ञानिक ने, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने इस डीएनए का मॉडल हमको दिया था। वाटसन और क्रिक ने हमको इस डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है। तो ये सारे है। तो डीएनए के अंदर फिर एक बार बता दूं मैं कि ये जो हिस्सा होता है, यहां से लेके एक एक जो यूनिट होता है, ये देखो ये एक एक यूनिट जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जनुक कहते हैं। ये जो चीजें हैं उसको हम जनुक कहते हैं। ये जो यहाँ पर ये पाया जाता है, ये एक एक जो यूनिट है, इसे हम जनुक कहते हैं। जनुक यानी कि हम इसे जीन कहते हैं, जीन भी अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है जनुक हमारा। यहाँ पर वाटसन और क्रिक ने हमको ये मॉडल प्राप्त दिया था, और ये मॉडल में ये एक एक यूनिट्स पाए जाते हैं, और ये यूनिट्स जो है वो जनुक कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो डीएनए इज द ग्रुप ऑफ जनुक, है ना, ग्रुप ऑफ जीन। डीएनए जो है वो जीन का एक समूह है। ऐसे ढेर सारे जीन जो है वो मिलते हैं तो एक डीएनए धागानुमा स्ट्रक्चर बनता है। अब ये डीएनए को जब हम क्या करते हैं, रैप करते हैं, मतलब फोल्ड करते हैं, जैसे कि ऊन को लपेटते हैं ना, तो जब ऐसी लपेट डीएनए की धागानुमा स्ट्रक्चर की बनती है तो उससे क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। अब वो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, इस केंद्रक में पाया जाता है। और ये गुणसूत्र और डीएनए ही क्या करते हैं, अनुवांशिकता को पूरी तरह से घटित कराते हैं, यानी कि अनुवांशिकता की प्रक्रिया को पूरा कराते हैं। कहने का मतलब कि हमारे गुणधर्मों को हमारे बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। तो ये सारी चीजें थी किस चीज की, डीएनए की, ठीक है। अब डीएनए के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं जो आपको याद रखनी है, और आप रीड करोगे तो ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे के मुद्दे पर हम बढ़ते हैं। अपना अगला मुद्दा जिसे हम प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण कहते हैं। प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण। प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण पढ़ने से पहले फिर से मैं आपको एक बता दूं कि एक छोटा सा हिस्सा, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही क्या होता है, डीएनए का एक भाई होता है, डीएनए का भाई होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं, आरएनए, ठीक है। आरएनए का जैसे फुल फॉर्म क्या होगा, राइबो न्यूक्लियस एसिड, वेरी गुड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो आरएनए होते हैं उनके 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन से 3 प्रकार, पहला
पहला है mRNA, mRNA। दूसरा है तो मैं आप लोगों से कह रही थी आरएनए है ना, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड के 3 प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए और कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए है ना। तो ये 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अब आरएनए की बात करें तो जैसे यहाँ पे डीएनए हमने देखा, डीएनए डबल सर्पिलाकार होता है लेकिन डबल हेलिक्स के साथ होता है। तो आरआरएनए भी जो है वो सिंगल हेलिक्स के साथ होता है। आरआरएनए के 3 प्रकार पाए जाते हैं और आरआरएनए में भी इसी तरीके से क्या पाया जाता है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये होता है कि इन न्यूक्लियोटाइड्स में थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। याद रखना है, ये बात तुमको याद ही होगी, पता होगी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो थाइमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है आरआरएनए में, ठीक है ना। तो बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो इसी तरीके से होता है, लेकिन थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। थाइमिन जो है हट जाता है, जो कि थाइमिन कहाँ होता है, डीएनए में पाया जाता है, लेकिन जब आरएनए की बात होती है, बोलो मिस, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी। अंग्रेजी में लिखूं, हिंदी में लिखूं? चलो हिंदी में लिखती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो डी फॉर डीएनए, न्यूक्लिक एन एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे इसका नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए और आरएनए ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, गुणधर्मों को एक स्थान से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए। चलो ठीक है, अब इन सारी चीजों के बारे में आप बोलो, बोलो अभय। मिस, चलो ठीक है, इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश में लिख दूं? अच्छा, इंग्लिश में लिख देती हूँ, इंग्लिश में लिख देती हूँ भाई, ये लो चलो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए, ये सारा का सारा हिस्सा कहाँ का था, आपके 9th स्टैंडर्ड का था।
और पहले पेज पर आपने ये सारी चीजें समझी जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। चलो अब आगे का मुद्दा शुरू करते हैं। आगे का मुद्दा में हमको कुछ ऐसे टर्म्स मतलब कुछ ऐसी चीजें समझनी है जिससे हमारा जो है गुणधर्म अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। चलो देखते हैं। तो अगला मुद्दा है हमारा कि प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ये 3 मुद्दे पढ़ने हैं हमको। प्रतिलेखन, ठीक है, भाषांतरण और स्थानांतरण। ठीक है, प्रतिलेखन जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। भाषांतरण का अंग्रेजी में है ट्रांसलेशन। और स्थानांतरण को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। चलो अब ये प्रक्रिया है क्या, इस पूरी प्रक्रिया में ये सारी प्रक्रिया करेंगी क्या? तो ये प्रक्रियाएं करेंगी प्रथिन का संश्लेषण। प्रथिन क्या होता है ये आपको पता है। प्रथिन जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व, ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी सब्जियों से हमको विटामिन मिलते हैं, दाल से हमको प्रोटीन मिलता है, अंडे खाते हैं तो हम उससे प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन को ही हिंदी में कहा जाता है प्रथिन। हिंदी में कहा जाता है प्रथिन। प्रोटीन को कहा जाता है प्रथिन। और प्रथिन का संश्लेषण, प्रथिन का सिंथेसिस, संश्लेषण, ठीक है ना। तो प्रथिन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है। सिंथेसिस, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े होकर। प्रोटीन जो है वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होने वाला है इन तीनों प्रक्रिया से, और इनके टुकड़े बनने वाले हैं। प्रोटीन जब टुकड़ों में डिवाइड होता है तो किसमें रूपांतरित होता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में रूपांतरित होता है। मतलब ढेर सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर, ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रथिन बनाते हैं। ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रथिन बनाते हैं। अब ये किसी भी रैंडम फॉर्म में मिल सकते हैं। पहला दूसरे के साथ मिलकर एक प्रथिन बनाए, या दूसरा तीसरे के साथ मिलकर एक प्रथिन बनाए, पहला तीसरे के साथ मिल जाए। ऐसे सिर्फ 3 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ये बहुत सारे एक दूसरे के साथ रैंडमली मिलकर क्या बनाते हैं? प्रथिन का एक अणु बनाते हैं। जैसे हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं ढेर सारे A to Z, लेकिन वो A to Z का यूज करके हम कितने सारे अलग अलग वर्ड्स बनाते हैं। वैसे ही वर्णमाला में इतने सारे अक्षर होते हैं, उन अक्षरों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? असंख्य शब्द बनाते हैं, असंख्य वाक्य बनाते हैं। लेकिन मूल इंपॉर्टेंट इकाई कौन है? शब्द, वो अक्षर है ना, वो अक्षर इंपॉर्टेंट इकाई है। ABCD जो ये अल्फाबेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट इकाई है। इन्हीं इकाइयों का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स, सेंटेंसेस और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड क्या है? इकाई है। मतलब ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके प्रथिन बनता है। और प्रथिन का जो जब टूटता है जब, तो फिर से इन्हीं अमीनो एसिड्स में रूपांतरण होता है। और इसी प्रक्रिया को इन तीनों हिस्सों में दिखाना है और इन तीनों प्रोसेस में दिखाना है। ये तीनों ही प्रोसेस कहाँ पाए जाते हैं? हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। चलो देखते हैं, कोशिका में ये तीनों प्रोसेस पाए जाएंगे। तो ये है आपकी कोशिका, ठीक है ना। थोड़ी सी छोटी बना दूं, दिखाई सबको दे रही है कोशिका। चलो ये है आपकी कोशिका, ठीक है, ये कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर जैसा मैंने आपसे कहा पाया जाता है क्या? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो ये जो डीएनए से, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। आरएनए कौन सा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएनए है आपका। ये डीएनए से
जब आरएनए बनेगा, ये आरएनए कौन सा वाला आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। अब प्रतिलेखन की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है, एमआरएनए में, सॉरी किसमें, न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक में होती है। डीएनए केंद्रक में है, आप सब जानते हो। अब डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए कहाँ बनेगा, इस केंद्रक में बनेगा। अब ये एमआरएनए जो है फ्लोट होता हुआ, मतलब तैरता हुआ बनने के बाद क्या करेगा, इस केंद्रक के बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इसका जो है वो ट्रांसफर होगा ये टीआरएनए में, है ना। टीआरएनए में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होएगा टीआरएनए में, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या, भाषांतरण, यानी के ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, यानी कि भाषांतरण। और ये वाली जो प्रक्रिया होगी इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये दोनों प्रक्रियाएं जब साथ में हो रही हैं ये प्रोसेस में, तो इस पूरे प्रोसेस को हम, इस पूरी प्रक्रिया को नाम देते हैं, पूरी प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या हो रहा है, ये टीआरएनए करता क्या है, टीआरए क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण कर देगा, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो इस केंद्रक में पाई जाती है, इस तीनों प्रक्रिया को मिलाकर, दोनों प्रक्रिया मिलकर क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहलाते हैं। चलो ये पैराग्राफ है जो आपके पेज नंबर 1 पर, उस पैराग्राफ को रीड करते हैं हम लोग, और प्रतिलेखन और भाषांतरण की परिभाषा को देखते हैं, इन दोनों की परिभाषा क्या है। चलो देखते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले जनुक, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, मिल रहा होगा सभी को कि, तो फर्स्ट पेज का अंतिम पैराग्राफ, डीएनए में पाए जाने वाले जो जनुक हैं वो आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं, उसी प्रकार शरीर की रचना एवं कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जनुकों में प्रोटीन की निर्मित संदर्भ की जानकारी संग्रहित होती है। जनुक याद आ रहा होगा आपको, डीएनए का एक छोटा सा जो यूनिट था उसे हम जनुक कहते हैं, तथा योग्य प्रकार के प्रोटीनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इस प्रोटीन की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। डीएनए से आरएनए के से इस प्रोटीन की निर्मित हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है ना। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा दो हिस्सों में, दो प्रकार के प्रोसेस में डिवाइडेड है, दो प्रकार के प्रोसेस में डिवाइडेड है। सेंट्रल डोग्मा में कौन कौन बैठा हुआ है, प्रतिलेखन और भाषांतरण। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। चलो सेंट्रल डोग्मा पता चला। तो डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखला अनुसार एमआरएनए निर्माण होता है, और यह निर्मित होते समय डीएनए के दो धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है, और निर्मित होने वाले एमआरएनए में अणु तथा वह निर्मित करने के लिए डीएनए का धागा इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम के अनुसार एक दूसरे का पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थाइमिन के स्थान पर एमआरएनए के यूरासिल होते हैं, और आरएनए निर्मित करने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। चलो देखते हैं प्रतिलेखन को अब डिटेल में समझते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, सेंट्रल डोग्मा का पहला हिस्सा जिसे क्या कहा जा रहा है, प्रतिलेखन कहा जा रहा है, ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और जैसा अभी अभी हमने देखा डीएनए कैसा है, कुछ ऐसा है ना, सर्पिलाकार हिस्से में है ना डीएनए। अब इसका एक जनुक पकड़ लो, यहाँ से आप इसका एक जनुक मैंने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। अब यदि आप डीएनए को इमेजिन करोगे तो कोई दो तार ले लो, कोई दो तार है ना, तार को ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे ट्विस्ट करके आप उसको के अंदर फोल्ड्स लाओ, और उसके बाद वो फोल्ड्स करोगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। लेकिन अब उसको खोलोगे क्या, तो फिर से एक सिंगल दो तार आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। जैसे आपने ये दो तार लिए हुए हैं ना, ये दो तार ऐसे लिए हुए हैं, इसको आप ट्विस्ट कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, ऐसे ट्विस्ट करो तो ये एक दूसरे में उलझ जाएंगे। लेकिन जब आप इसको फिर से ओपन कर दोगे, फिर से इसको खोल दोगे, उसकी ट्विस्टिंग को निकाल दोगे, तब क्या होगा, ये फिर से सीधा सीधा पाया जाएगा। तो
जब प्रतिलेखन की प्रक्रिया में होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो कैसे बनता है एमआरएनए वही देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सारी चीजें जो डीएनए के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए के फॉर्म में है, लेकिन डीएनए का ये देखो 1 2 3, तो ये जो सेकेंड वाला जनुक है ना, सेकेंड वाले जनुक को मैंने क्या कर दिया, ट्विस्ट को खोल दिया, वो खुल जाता है। जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो ये जो ट्विस्ट है एक एक जनुक का एक एक करके खुलते जाता है, और वो प्रोसेस जो है होते जाता है, और इसमें हो गया प्रोसेस तो अगला जनुक फिर से खुलेगा, इसी प्रकार से आएगा, फिर ये जो है इसमें प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर अगला जनुक खुलेगा। अब मान लो 1 2 3 में पहले में प्रोसेस हो गया है, तो वो फिर से वो अपना आकार ग्रहण कर लिया, लेकिन अब दूसरे में प्रोसेस होने जा रहा है। कौन सा प्रोसेस होने जा रहा है, प्रतिलेखन का प्रोसेस होने जा रहा है। जैसा कि हम लोग अब कैसे होता है प्रतिलेखन, जैसा हम सब जान रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड्स बैठे हुए हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स बैठे हैं। तो उनकी पैरिंग करते हुए, उनकी पैरिंग यानी उनमें बॉन्ड बनते हुए, ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे उनमें, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन गए, ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड्स बन गए, और इनकी पैरिंग इन बॉन्ड के साथ, इन बंध के साथ, इन बॉन्ड के साथ पैरिंग किसके साथ होती है, एडेनिन की होती है थाइमिन के साथ, गुआनिन की होती है साइटोसिन के साथ, थाइमिन की होती है एडेनिन के साथ, और साइटोसिन की होती है किसके साथ, गुआनिन के साथ। ऐसी पैरिंग होती है। ये डीएनए खुल चुका है, ट्विस्ट खुल चुका है। अगर आप लोग फिर से मैं पीछे चलो, हम इस जनुक में क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रतिलेखन होता है, ठीक है, प्रतिलेखन की प्रक्रिया हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडेनिन गुआनिन ये पूरा नॉर्मल स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब प्रोसेस शुरू होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्रोसेस क्या है, डीएनए से आरएनए बनना है। तो ये डीएनए था, डीएनए से आरएनए, आरएनए बनने का सबसे पहला स्टेप है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इसके बाद बॉन्ड टूटने के साथ साथ ये एक नया, ये जो है बॉन्ड टूट गया तो ये अकेला हो गया ना, ये अकेला हिस्सा हो गया, तो ये अकेला हिस्सा जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को ग्रहण करते हुए। लेकिन जैसा हम लोग समझ जानते हैं कि जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, ये सी, ए और जी तो वही रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। थाइमिन की जगह पे कौन आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना थाइमिन, वैसे इसकी जगह पे यूरासिल आ गया। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज प्रतिलेखन। प्रतिलेखन में हो क्या रहा है, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो डीएनए एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डीएनए का एक जीन जिसका पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, जैसे ही अब कोई भी बॉन्ड अगर टूट जाए, बीच की रस्सी अगर टूट जाए तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और जैसे ही ये अलग हुआ उसने किसका रूप ले लिया, एमआरएनए का रूप लिया। लेकिन जब आरएनए बना ये, तो ये थाइमिन की जगह पे तुरंत उसके अंदर यूरासिल ऐड हो जाएगा, और ये जो थाइमिन है वो हट जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, यहाँ पर कंप्लीट होती है प्रतिलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। एकदम आसान सा, एकदम छोटे में बताना है इसको, ज्यादा आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको फिर से मैं प्रतिलेखन देखो, सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप है। सेंट्रल डोग्मा कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कोशिका के किसमें शुरू होता है, केंद्रक में शुरू होता है। सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप कौन है, प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन में क्या होता है, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, है ना, एमआरएनए, डीएनए जो है एमआरएनए में बदलता है। ये प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है, इस केंद्रक में पाई जाती है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है, डीएनए ये है, डीएनए का जो हेलिक्स होता है, जो ये हिस्सा है, वो ट्विस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाती है, और खुलने के बाद क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट जाता है, तब ये अकेला पड़ जाता है, और जब ये अकेला पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसकी तरीके से, आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और एमआरएनए जैसे ही कन्वर्ट होता है वैसे थाइमिन की जगह पे ये यूरासिल का स्थान ले लेता है, और यहाँ पर यहाँ तक की प्रक्रिया यानी प्रतिलेखन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है।
तो प्रतिलेखन के बाद अगला, देखो सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप था। अब प्रतिलेखन के बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखो प्रतिलेखन का अगला स्टेप यानी सेंट्रल डोग्मा का सेकेंड स्टेप है कौन, भाषांतरण यानी कि ट्रांसलेशन। प्रतिलेखन का अगला स्टेप भाषांतरण, ट्रांसलेशन। चलो देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या करेगा, ठीक है ना, ट्रांसलेशन। अब ये सारा सेंट्रल डोग्मा क्यों किया जा रहा है, प्रथिन का संश्लेषण, प्रथिन को बनाने के लिए। सेंट्रल डोग्मा क्यों हो रहा है, प्रथिन को बनाने के लिए। क्यों प्रथिन बन रहा है, क्योंकि यही प्रथिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अनुवांशिक गुणधर्मों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला मुद्दा है हमारा कि ट्रांसलेशन यानी कि भाषांतरण। चलो ट्रांसलेशन को देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसा होता है। तो हम कहां तक पहुंचे थे, यदि आपको याद होगा तो हम यहां तक आरएनए तक पहुंच चुके थे। हम यहाँ पर आरएनए तक पहुंच चुके थे। आरएनए का ये बॉन्ड्स था, ये कुछ ऐसे बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड का, जहां पे एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन था। फिर से एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे थाइमिन नहीं था। यहां तक बन चुका है, कौन बन चुका है, mRNA, ठीक है, mRNA बन चुका है। अब आगे बढ़ो, अब क्या होगा, mRNA की ऐसी बड़ी ऐसी लड़ी बन चुकी है, कहां बन चुकी है, इस केंद्रक में बन चुकी है। अब एक जैसे कि कोई भी, अब किसका नाम आता है, अब आता है mRNA का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए, मतलब वो मैसेज पहुंचाएगा। कौन सा मैसेज पहुंचाएगा, जो मेरे में है वो मेरे बच्चों में, ठीक है ना। तो वो मैसेज जो है वो mRNA पहुंचाएगा। तो मैसेज पहुंचाने के लिए अक्सर आपके यहाँ, हम लोग तो फोन में मैसेज भेजते हैं, है ना, फोन में मैसेज भेजते हैं, लेकिन पहले के जमाने में कोई भी मैसेज भेजने के लिए लेटर एनवलप का यूज करना पड़ता था, है ना। तो एनवलप में हम क्या करते थे, वो चिट्ठी को डाल देते थे और पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, डाकिया आके लेके जाता था। तो वो एनवलप में एक हिस्सा बनता था। तो यहाँ पर भी मैसेज पहुंचाने के लिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी मैसेज पहुंचाने के लिए ऐसी पेयरिंग होने वाली है, ठीक है ना, ऐसी पेयरिंग होगी और ऐसी 3-3 की पेयरिंग होगी, 3-3 की जोड़ी लगेगी। अब जब ये 3-3 की जोड़ी लगेगी ना, तो 3-3 की जोड़ी को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। 3-3 की जोड़ी, जैसे कि चिट्ठी को लिफाफे में डाल दिया, तो चिट्ठी था और चिट्ठी किसमें गया, अब उस लिफाफे में एक के अलावा 2-3 चीजें भी रखी जा सकती है ना, चाहे एक चिट्ठी रख दो भाई, रक्षाबंधन है तो राखी रख दो और कुछ रख दो, ऐसे रखा जा सकता है ना। तो वो पैक करके हम किसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं, एनवलप में, लिफाफे में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ए सी ऐसे 3-3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक साथ ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। फिर ऐसे कई ग्रुप्स बनते हैं, कोडॉन 1, कोडॉन 2, ऐसे फिर आगे कोडॉन 3, ऐसे कई ग्रुप्स बनते जाते हैं, ठीक है। अब ग्रुप बनने के बाद नंबर आता है, किसका काम आता है, अब काम आता है किसका, टीआरएनए काम करना शुरू करता है। देखो यहाँ पे टीआरएनए काम करना शुरू करता है, मतलब ये आरआरएनए जो इसके अंदर बन गया ना न्यूक्लियस में, केंद्रक में आरआरएनए जो बन गया है, वो आरआरएनए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस न्यूक्लियस के केंद्रक के बाहर आ जाएगा। ध्यान रखो कोशिका के बाहर नहीं आएगा, एक केंद्रक के बाहर आ जाएगा और टीआरएनए अब काम करना शुरू करेगा। टीआरएनए का शेप जैसा आप लोग सब लोग जानते ही हो, कुछ टी जैसा होता है, हमने पिछली क्लास में इसका शेप पढ़ा हुआ है, कुछ टी जैसा इसका शेप होता है और यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग होती है कुछ ऐसी, 3 इसके हिस्से ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ टी जैसा शेप इसका पाया जाता है। ये बना दिया मैंने थोड़ा सा और नीचे लेकर, ये टी जैसा शेप, ठीक है। तो ये टीआरएनए और इधर एक उपस्थित होता है ऐसा ही कुछ, ठीक है। तब बॉन्डिंग बनेगी, टीआरएनए के पास 3 चीजें होती हैं, 3 हिस्से होते हैं, देखो 3 खांचे होते हैं कह सकते हैं। और ये खांचे किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, ये कैसे, ऐसे अलग अलग खांचों वाले, मतलब ऐसे अलग अलग सेट वाले ढेर सारे टीएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं। ये एक टीआरएनए है आपका, ठीक है। टीआरएनए क्या करते हैं, हाँ वही बता रही हूँ मैं, टीआरएनए क्या करते हैं। तो ऐसे कई टीआरएनए पाए जाते हैं ना, तो ऐसे जो कई टीआरएनए पाए जाते हैं, उन टीआरएनए में ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स ऑटोमेटिक फिट होते हैं।
कौन कौन से, ए जी यू वाले, या फिर ए के साथ कौन जुड़ता है, यूरासिल जुड़ता है, यू जी सी वाले, ऐसे ऐसे कई ढेर सारे होते हैं। अब ये क्या करेंगे ना, ढूंढेंगे भाई मेरा कोडॉन कौन सा है, मैं किसके साथ फिट होने वाला हूं। अब ए जी यू के साथ तो फिट होता नहीं है, किसके साथ फिट होता है, ए किसके साथ फिट होता है, यू के साथ फिट होता है ना। ए जो है तो जैसे टी के साथ फिट होता था, वैसे आरआरएनए में यू के साथ फिट होता है। जी किसके साथ फिट होता है, सी के साथ फिट होता है। यू किसके साथ फिट होता है, ए के साथ फिट होता है। तो इसका जो कोड, ये कोडॉन का ये जो हिस्सा मिला, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन। तो आरएनए के पास ट्रांसफर, टी आरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन्स होते हैं। ऐसे कई एंटी कोडॉन्स को कैरी करके, ऐसे कई एंटी कोडॉन्स को लेकर टी आरएनए निकलता है इस आरएनए के पास कि भाई मेरे साथ फिटिंग कौन बिठा सकता है। अब दूसरा ये एंटी कोडॉन इसके साथ फिट हो गया, अब दूसरा टी आरएनए इसके साथ फिट होएगा, तो सी के साथ कौन फिट होता है, सी के साथ जी वाला फिट होएगा, ए के साथ यू वाला, जी के साथ सी वाला। ऐसा वाला जो टी आरएनए होगा, ऐसा वाला जो टी आरएनए होगा वो यहाँ पे फिट होएगा। ऐसे ही फिर एक और, तो टी आरएनए के पास क्या पाया जाता है, एंटी कोडॉन पाया जाता है। और ये कोडॉन किसके पास पाया जाता है, आरएनए के पास। आरएनए और टी आरएनए एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं। कैसे फिक्सिंग कैसी होती है, देखो जब हम लोग कोई प्लग लेते हैं ना, प्लग को सॉकेट में डालते हैं, तो कैसे वो एक दूसरे के अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं ना, ऐसे फिक्स हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कोडॉन अवेलेबल है, आरआरएनए एमआरआरएनए के पास कोडॉन अवेलेबल है। अब इस आरआरएनए के मैच करता हुआ टी आरएनए के पास जो कोडॉन है, इसे हम एंटी कोडॉन कहते हैं। और ऐसे जो है ये कोडॉन एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, और फिक्स होकर क्या बनाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स बनाते हैं। देखो एक कोडॉन एक दूसरे के साथ फिट हो गया ना, तो एक अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा जो था इसके पास, ये इसके साथ फिटिंग हो गई ना दोनों की, तो यहाँ पे एक और अमीनो एसिड बन गया। ऐसे तीसरा फिटिंग हुआ तो एक और, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ऐसे अमीनो एसिड बन गए। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब ये अमीनो एसिड 1, 2 और 3, ये तीनों अमीनो एसिड क्या करेंगे, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, ऐसे न जाने कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे, और वो मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और इसी प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया हम यहाँ कर रहे हैं, इसी प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलो। टीचर अमीनो एसिड क्या तत्व है? अमीनो एसिड प्रोटीन का, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है। प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है, खाने में से मिलता है। क्या खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, दाल खाओगे तो प्रोटीन। दाल गया मुंह में, दाल गया अंदर, रक्त ने अवशोषित किया, किस रूप में अवशोषित करेगा, दाल के रूप में तो करेगा नहीं, कौन से रूप में करेगा, प्रोटीन के रूप में रक्त अवशोषित करेगा। अब प्रोटीन का छोटा छोटा जो टुकड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। अब इसको रिवर्स फॉर्म में चलो, तो ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर, छोटे छोटे टुकड़े अमीनो एसिड मिलकर क्या बन रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। दाल कहाँ है, उसको हम खाते हैं। ठीक है ना, तो प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है। जैसे भोजन में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अलग अलग सब्जियों में, फ्रूट्स में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, वैसे ही दाल, अंडे में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रथिन पाया जाता है। प्रथिन एक तरह का पोषक तत्व है, जैसे ग्लूकोज एक तरह का पोषक तत्व है। हम गन्ने का जूस पीते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, या फिर आलू खा लेते हैं, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक तरह का पोषक तत्व है। ठीक वैसे ही प्रोटीन भी क्या है, एक तरह का पोषक तत्व है। अब प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे किताबों के ढेर सारे अक्षर होते हैं, ढेर सारे अक्षर मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक उसी तरीके से ढेर सारे प्रोटीन मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनेगा, फिर दूसरा प्रोटीन का अणु बनेगा, तीसरा प्रोटीन का अणु बनेगा। तो ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अब प्रोटीन की प्रक्रिया
कोडॉन एंटी कोडॉन एक दूसरे के साथ मैच कर गए तो क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। और प्रोटीन जैसे ही बना वैसे ही हमारा सेंट्रल डोग्मा का सेकेंड स्टेप कंप्लीट, सेंट्रल डोग्मा का सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप के साथ साथ यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ये देखो, जब यहां तक था ना एक हिस्सा हो रहा था ना, जब एक फिटिंग हो रही थी ना, जब एक फिटिंग हो रही थी तो एक प्रोटीन बन रहा था। तो जब एक प्रोटीन बन रहा था तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही थी, लेकिन ये क्या हो रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, ऐसे कई क्या बन रहे थे, यहाँ पर अमीनो एसिड बनते जा रहे थे। ये सेक्शन, ये हिस्सा खत्म हुआ, ऐसे ही दूसरा हिस्सा भी सेम प्रोसेस का दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा शुरू होता है। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। इन शॉर्ट कहने का मतलब पूरी तरह से सेंट्रल डोग्मा यानी कि मेजर 2 स्टेप, लेकिन पूरा होने के बाद जब ये प्रक्रिया शिफ्ट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और भाषांतर क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। चलो अब मैं एकदम छोटे में रिवाइज करती हूँ, इस चीज को छोटे में एकदम रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। आपको तीनों की परिभाषाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी खोज। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो हमने अभी कोडॉन और एंटी कोडॉन देखा, कोडॉन और एंटी कोडॉन देखा ना, तो कोडॉन और एंटी कोडॉन इसकी खोज जो थी वो हरविंद खुराना करके एक साइंटिस्ट थे, हरविंद खुराना करके, हर गोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज मिला था इस किसको ढूंढने के लिए, कोडॉन और एंटी कोडॉन को ढूंढने के लिए। चलो अब फटाफट स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। आप अगर अभी तक भूल चुके होगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें थी, तो शॉर्ट में देखते हैं। चलो शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है ना। सेल के अंदर कौन है, सेल के अंदर है केंद्रक, हमारी ये कोशिका, और फिर ये हमारा है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। केंद्रक में कौन है, यहाँ पे है डीएनए। डीएनए क्या करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। डीएनए बना रहे हैं एमआरएनए, एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। एमआरएनए बनने के बाद ये एमआरएनए आ जाएगा इसके बाहर। ये एमआरएनए की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहते हैं। एमआरएनए यहाँ पर आ गए और क्या बना दिया, यहाँ पर इन्होंने प्रोटीन बना दिया, प्रथिन बना दिया। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, और ये वाला जो हो रहा है यहाँ पर ये प्रोसेस, इसे हम कह रहे हैं भाषांतरण, भाषांतरण, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस यानी प्रतिलेखन कैसे होता है, तो प्रतिलेखन होने के लिए हमारा डीएनए, ये रहा मेरा डीएनए, ठीक है ना, ये मेरा बड़ा सा डीएनए। अब इस डीएनए की ट्विस्टिंग को मैंने एक हिस्से को, एक डीएनए की ट्विस्टिंग खोल दी, तो कैसे बनेगी, ये सीधा ऐसा हो जाएगा। ट्विस्टिंग खोल दिया मैंने इसको तो ये कुछ सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा है इसमें तो इसके पास कौन है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये रहे न्यूक्लिक एसिड्स। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। इसी तरीके से एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है, थाइमिन के साथ, साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर गुआनिन। ये किससे बंधे हुए होते हैं, ये बंधे हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए कुछ ऐसा होता है। अब जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है, ये बॉन्डिंग टूटती है, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग टूट जाती है। बॉन्डिंग टूट होने की जाने की वजह से ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, और जैसे ही ये अलग होता है ये इस केंद्रक में रुक नहीं पाता, ये कहाँ आ जाता है, केंद्रक के बाहर आ जाता है। तो केंद्रक के बाहर आ जाता है और किस फॉर्म में आता है, ये एमआरएनए के फॉर्म में आता है। और एमआरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड लेकर चलता है। कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड लेकर चलता है, थाइमिन, सब सेम टू सेम चलेगा, CAG, लेकिन थाइमिन की जगह पर यूरासिल लेके चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी
CAG, लेकिन थाइमिन की जगह पे ये क्या लेके चलेगा, यूरासिल लेके चलेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, क्या बना यहाँ पर, mRNA बना। और mRNA के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषांतर, प्रतिलेखन की प्रक्रिया कहते हैं। प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप क्या होगा, भाषांतरण का स्टेप होगा। तो भाषांतरण किससे शुरू होगा, जैसे हमने देखा कि प्रतिलेखन किससे शुरू हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन किससे शुरू हुआ था, DNA से शुरू हुआ था। लेकिन स्टेप नंबर 2 में भाषांतरण किससे शुरू होगा, RNA से शुरू होगा। ठीक है ना, RNA में फिर से वही आपका, ये आपके कौन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन है, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी चीजें। अब क्या होगा, अब जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तब tRNA इसमें काम करना शुरू करेगा। tRNA क्या करेगा, कोडॉन्स बनाएगा। ये बना, ये कोडॉन्स बन गए tRNA का। और क्या बनाएगा, यहाँ पे एक अमीनो एसिड बनाएगा। ये कोडॉन कैसे बनेंगे, यू के साथ कौन कौन जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, यू के साथ जुड़ा ए, फिर ए के साथ कौन जुड़ेगा, यू, जी के साथ सी। ये कोडॉन ब्लू वाले जो है, ये पूरा हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। और कोडॉन किस में प्रेजेंट होता है, mRNA में प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों क्या है, ये है एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन है ये, और एंटी कोडॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, tRNA में प्रेजेंट होते हैं, tRNA में। ठीक है, tRNA में। तो ऐसे कई एंटी कोडॉन्स बनेंगे। ये रहा एक कोडॉन, कोडॉन नंबर 1, ये है कोडॉन नंबर 2, ये आगे कोडॉन नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे कई एंटी कोडॉन्स बनेंगे। सी के साथ कौन जुड़ेगा, फिर से बता दो, सी के साथ जी जुड़ेगा, यू के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ यू जुड़ेगा। ये है अगला एंटी कोडॉन। ठीक है ना, ये है अगला एंटी कोडॉन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ G A U, ये अगला एंटी कोडॉन, दूसरा अमीनो एसिड। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, फिर से G के साथ कौन जुड़ रहा है, C जुड़ रहा है। फिर C के साथ कौन जुड़ रहा है, G के साथ कौन जुड़ता है भाई, जो भी जुड़े यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे एक और अमीनो एसिड तैयार हुआ है। तो ये सब एंटी कोडॉन्स क्रिएट हुए हैं। फिर से बताऊं मैं, एंटी कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, tRNA में पाए जाते हैं। अब ये चीजें हो गई, होने के बाद ये शिफ्टिंग हो रही है, एक सेट, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट जो बना, इस स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ये स्टेप यहाँ पर हो गया, इसके बाद ये स्टेप यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है मतलब आगे जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब स्थानांतरित हो रहा है। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। इन सारे प्रोसेस में क्या बन रहा है, अमीनो नंबर 1, अमीनो नंबर 2, अमीनो नंबर 3, ऐसे अमीनो एसिड नंबर 4, 5, 6, 7, ऐसे कई अमीनो एसिड ऐसे ऐसे बन जाएंगे। और ये ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनेगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन क्यों बनेगा, अनुवांशिक गुणधर्मों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए हम प्रोटीन की निर्मित, ये सेंट्रल डोग्मा की तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हिस्सा है प्रतिलेखन और भाषांतरण, प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो पेज नंबर 1 और 2 को आप अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। यदि आपको उसमें कोई डाउट है तो हम अगले क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। फिर से आप क्लास देखना मेरे चैनल पर जाकर, मेरे चैनल पे इस वीडियो को